हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो है केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर हम लोग का रासायनिक बंधन, इसका लास्ट क्लास है, अंतिम क्लास है आज। ठीक है, हम लोग देखे थे कि केमिकल बॉन्डिंग तीन तरह के होते हैं। केमिकल बॉन्ड जो है वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला था आयनिक, दूसरा था कोवैलेंट और तीसरा है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। तो हम लोग आयनिक बॉन्ड जो है वो देख लिए थे, उसका प्रॉपर्टी भी देख लिए थे। कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है वो देख लिए थे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है देख लिए थे, उसका प्रॉपर्टी बाकी है वो देख लेते हैं। और इसके बाद कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का थोड़ा सा पढ़ना है, वो भी देख लेंगे। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जो है सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ बनता है। ये बनता है दो नॉन मेटल के बीच में। दो नॉन मेटल के बीच में जब भी बॉन्ड बनता है तो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है। दूसरा, एक समान एलिमेंट के परमाणुओं के बीच में, यानी एक ही जैसे दो एटम के बीच में, जैसे O2 में OO के बीच, N2 में NN के बीच, H2 में HH के बीच, तो एक ही जैसे दो एटम हुए ना, तो एक ही जैसे दो एटम के बीच में जब भी बॉन्ड बनता है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। दूसरा क्या बताया था कि दो नॉन मेटल के बीच में जब भी बॉन्ड बनता है तो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है। और तीसरा क्या है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जितने आप देखते हैं सारे हाइड्रोकार्बन में भी कोवैलेंट बॉन्ड ही होते हैं। तो इस तरह से आप देख के सिर्फ पहचान सकते हैं कि किस कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कहाँ कहाँ होगा, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। दो नॉन मेटल के बीच में, ठीक है, एक ही जैसे दो एटम के बीच में, और जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें, इन सभी जगहों पे कोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है। क्लियर, एक प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी, कोवैलेंट कंपाउंड में, यौगिक में, कोवैलेंट यौगिक यानी शासनयुक्त यौगिक जो है उसके परमाणुओं के बीच में, उसके परमाणुओं के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आयनिक यौगिकों की अपेक्षा कमजोर होता है। ठीक है, यही कारण है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो किसी भी भौतिक अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस किसी भी रूप में पाए जा सकते हैं। कुछ होते हैं जो ठोस रूप में होते हैं, कुछ जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो द्रव रूप में होते हैं, कुछ गैस के रूप में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चूंकि कोवैलेंट कंपाउंड में, कोवैलेंट यौगिकों में उसके कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो आयनिक यौगिकों की अपेक्षा कमजोर होता है। ठीक है, आयनिक यौगिक तो बहुत ज्यादा मजबूत होते थे, इसलिए वो सब ठोस रूप में ही पाए जाते थे। लेकिन इनके यानी कोवैलेंट यौगिकों में उनके कणों के बीच का जो आकर्षण बल होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ऑफ अट्रैक्शन जो है उससे कमजोर होता है, जिसकी वजह से ये किसी भी भौतिक अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों ही रूप में पाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला चलते हम लोग। हमने देखा था कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट काफी उच्च थे, यानी द्रवनांक जो था उसका, गलनांक, द्रवनांक, ये सब काफी उच्च था। क्यों, ये डिपेंड करता है, यानी किसी भी कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कमजोर होगा, कम होगा या अधिक होगा, डिपेंड करता है वह यौगिक कैसा है। तो सिंस आयनिक यौगिकों में उसके आयनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए ऐसे कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। क्योंकि मेल्ट करने का मतलब मैंने आपको कल बताया था, क्या, ठोस से द्रव में कन्वर्ट होना। और ठोस से द्रव में कन्वर्ट होने के लिए क्या होना चाहिए कि आयनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कमजोर होना पड़ेगा, तभी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो चूंकि आयनिक यौगिकों में उसके आयनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए उसको मेल्ट करने के लिए उतना ही ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है, यानी उतना ही ज्यादा हीट देना पड़ता है। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड जो है उसके परमाणुओं के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता, इसलिए उसको मेल्ट करने के लिए उतना ज्यादा हीट की आवश्यकता नहीं होती। यानी हम कह सकते हैं कि जो कोवैलेंट यौगिक हैं उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आयनिक यौगिकों से कम होता है। ठीक है, और देखते हैं आगे अगला प्रॉपर्टी, डिफरेंस के साथ साथ हो रहा है। आयनिक यौगिक ठोस रूप में विद्युत का कुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। क्यों, क्योंकि आयनिक यौगिकों में
उसके आयनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके वजह से उसके आयन्स एक फिक्स पोजीशन को बनाए रखते हैं, वो फ्री नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता। लेकिन जब इसको वो जो आयनिक यौगिक है, जब उसको हम लोग पिघला देते हैं या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, जलीय विलयन तैयार कर लेते हैं, तब उसके आयन्स फ्री हो जाते हैं और ऐसे कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाते हैं। यानी मोटा मोटी यहाँ जो समझने की बात है कि आयनिक यौगिक जो है वो ठोस क्रिस्टल के रूप में इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर, लेकिन लिक्विड मोल्टेन स्टेट और अपने एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। लेकिन अगर कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो किसी भी स्टेट में, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, किसी भी स्टेट में, किसी भी फिजिकल स्टेट में, भौतिक अवस्था में यह विद्युत का उच्चालक ही होता है, यह कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता। जबकि आयनिक यौगिक ठोस में उच्चालक होता है, लेकिन बाकी मोल्टेन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है, लेकिन ये हमेशा बैड कंडक्टर ही होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि मैंने कहा था कि आयनिक यौगिक जो है, आयनिक कंपाउंड जो है, वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो ठीक अपोजिट होता है। कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय गोलक, उसमें वो घुलनशील नहीं होता। कुछ एक्सेप्शन है, वैसे एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो भी दो तरह के होते हैं, पोलर नॉन पोलर, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आईसीएसई बोर्ड में होता है। ठीक है, तो अगर आप खाली बस इतना समझ, जैसे चीनी क्या है, चीनी जो है वो आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन फिर भी ये आपका पानी में सॉल्युबल होता है। ठीक है, नहीं तो जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन आयनिक कंपाउंड जो है वो उल्टा होता है, वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दोनों के बीच डिफरेंस देख लिए, कोवेलेंट कंपाउंड और जो आयनिक कंपाउंड था उसमें के प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है, ये सब देख लिए। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। खाली लास्ट जो हम लोग का बच गया है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी को हम लोग डेटिव बॉन्ड, DATIVE, ठीक है, इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंदी में उप सहसंयोजक बंधन, उप संयोजक बंधन। ठीक है, तो ये जो है आपका हम लोग को चलना है। देखिए इसका नाम क्या है, उप सहसंयोजक, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि आप जानते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ही होगा। अंतर यही है कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो वहां पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें दोनों तरफ के एटम अपना बराबरी का हिस्सेदारी करते हैं, यानी बराबरी का साझा करते हैं। यानी ऐसा जैसे हम लोग देखे थे कि HCl है, तो HCl में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था, देखे थे ना। यानी इसमें जब शेयरिंग, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होता है, यानी दोनों एटम बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन देते हैं साझेदारी में। ठीक है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें क्या होता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है, दूसरा परमाणु अपना उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता। तो कैसे होता है उसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हम लोग चलेंगे फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन, देखिए कैसे होता है। सेंट्रल एटम सल्फर है, ऑक्सीजन 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखिए H2SO4, 2 हाइड्रोजन हो गए, सल्फर 1 और 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4। इसका स्ट्रक्चर हम पहले बनाते हैं तब क्लियर हो जाएगा। सल्फर जो है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। देखिए हो गया,
ये क्रॉस वाला जो है वो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप जानते हैं कि रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का भी 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन का भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो सब में दे दिया, सल्फर का भी 6 तो दे दिया, अरेंज कर दिया। हाइड्रोजन का एक ही होता है, ये लिया 1, ये जो है इसका इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पर यह ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, और यही ऑक्सीजन इधर सल्फर के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, ठीक है। हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। अभी देख लीजिए 2 4 6 8, ठीक है। इधर देखिए, ये देखिए सल्फर जो है वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। क्लियर, ये इधर से जाएगा, बस इसको कर देते हैं इधर, ठीक है। देखिए सल्फर का 2 4 6 8 कंप्लीट हो गया सारा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है इधर सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, इधर हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, स्टेबल हो गया। ये सल्फर साहब जो है इधर इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं, इधर इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं, स्टेबल हो गया, 8 हो गया। लेकिन ये जो दो ऑक्सीजन देख रहे हैं आप, यह दोनों ऑक्सीजन अभी अनस्टेबल है। ये स्टेबल कैसे होगा? सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है। अगर ये इस दोनों ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 8 से अधिक हो जाएगा, और स्टेबिलिटी के लिए मात्र 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर फिर क्या उपाय है? ये ऑक्सीजन जो है, दोनों ऑक्सीजन एटम सल्फर के साथ किस तरह से बॉन्ड बनाएगा? तो क्या होगा, ये जो सल्फर है अपना दो इलेक्ट्रॉन, देखिए ध्यान देंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो ये सल्फर अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। उसी तरह से ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो ये सल्फर जो है अपना दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। लेकिन देने का मतलब यहाँ ये नहीं कि तुम ले जाओ, ऐसा नहीं। देने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन तुमको हम यूज करने के लिए दिए हैं। जैसे देना दो तरह का होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बुक नहीं होता, आपने फ्रेंड से मांगते हैं, तो फ्रेंड आपको अपना बुक देता है, तो वो सिर्फ यूज करने के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको हमेशा के लिए दे दिया कि जाओ तुम इसको जो है आप जो करना है सो करो, ऐसा नहीं। उसने आपको यूज करने के लिए दिया, आपको याद रखना है कि ये किताब फिर हमको लौटाना है इसको, ठीक है। और एक होता है कंप्लीट, जैसे कोई अगर भीख मांगने वाला आता है, आप उसको पैसा दे देते हैं, तो इसका मतलब क्या, वो हमेशा के लिए आपने इसको दे दिया, फिर उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ऐसी वाली बात नहीं, यहाँ अधिकार है। ये सल्फर अपना दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को यूज करने के लिए दिया है, लेकिन इस पर इसका अधिकार बना हुआ है, क्योंकि अगर ये अपना दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो फिर इसके पास सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ सल्फर क्या किया है, इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग किया है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन शेयर्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ सल्फर के द्वारा ही दिया जा रहा है, ऑक्सीजन अपना एक भी इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं दिया। तो सिंस इस दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ ऑक्सीजन सल्फर के बीच में, इसलिए ये कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। लेकिन क्योंकि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ सल्फर के द्वारा दिया जा रहा है, ऑक्सीजन अपना एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इसको हम लोग एरो के साइन से शो करते हैं। याद रखिएगा कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, उपसा संयोजक बंधन, उसको हम लोग एरो के साइन से शो करते हैं। उसमें एरो का जो टेल है वो उधर होता है जिसने दिया है, और उसका जो पॉइंटेड पार्ट है उधर आता है जिसने लिया है। तो सल्फर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका इस एरो का टेल वाला पोर्शन सल्फर की तरफ और इसका पॉइंटेड पार्ट ऑक्सीजन की तरफ। उसी तरह से दो इलेक्ट्रॉन सल्फर ने इस ऑक्सीजन को भी दिया है, तो इसका टेल वाला पोर्शन सल्फर की तरफ क्योंकि वो दे रहा है, और इसका पॉइंटेड पोर्शन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ क्योंकि ये ले रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ हुआ कि जब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, साझेदारी में जो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है और दूसरा परमाणु अपना एक भी इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं देता, तो इस तरह से जो शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम लोग बोलते हैं उपसंयोजक। उससे जो बॉन्ड बना उसका नाम क्या हो जाएगा, उपसंयोजक बंधन। लेकिन अगर दोनों परमाणु बराबर इलेक्ट्रॉन देकर साझेदारी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सहसंयोजक बंधन। तो इस तरह से H2SO4, H2SO3 ये सब जो है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका उपसंयोजक बंधन का। लेकिन अगर पूछा जाए कि बताइए कि H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड में कितने तरह के बॉन्ड होते हैं, तो 2 तरह का। कौन कौन?
ससंयोजक बंधन और उपसंयोजक, ये सब क्या है, ससंयोजक बंधन है, लेकिन ये क्या है, उपसंयोजक बंधन है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, स्ट्रक्चर वही क्या, इसका जो हम लोग बॉन्ड से दिखाएंगे वो इस तरह से। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन सल्फर के बीच में एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड। इस सल्फर ऑक्सीजन के बीच में भी 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन इस सल्फर ऑक्सीजन के बीच में जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, उपसंयोजक बंधन, एरो का साइन, इधर भी एरो का साइन। तो ये हो गया आपका H2SO4। तो इसमें देख रहे हैं कि दो तरह का बॉन्ड है, ससंयोजक बंधन और उपसंयोजक बंधन, यानी कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ। अगर पूछ दिया जाए कि भाई एक ऐसा कंपाउंड बताइए जिसमें तीनों ही तरह के बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी, कोवलेंट बॉन्ड भी, आयनिक बॉन्ड भी, उसका एग्जांपल होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। NH4Cl जो है इसमें तीनों ही तरह के बॉन्ड हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी हैं, आपका कोवलेंट बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड भी है। ठीक है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह से आपका ये बॉन्डिंग जो चैप्टर था वो भी समाप्त हुआ। तो बस रहने देते हैं।